Hello, friends. Welcome to all of you in Abasx Defense. Today we'll cover the one of the most important theme of current affair topic, that is the international relation. Every year, the CDS and the NDA paper contains the almost 5 to 6 question from this sections, this theme. So here we will cover the those important topics of the IR section which were in the news in past 6 to 7 months. Here we will cover almost the IR from Feb to August. We also cover the August. Okay, so let's start. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, इससे पहले हमने स्कीम्स को कवर कर दिया है, गवर्नमेंट स्कीम्स को, यूनियन बजट को कवर कर दिया है। मैपिंग की हमारी 2 वीडियो आ चुकी हैं, जिसमें इंडियन मैपिंग पूरी कंप्लीट है 2 वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके उन्हें हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैपिंग से भी 6 to 7 क्वेश्चन एवरी ईयर आ रहा है और वो टैकल करने के लिए इनफ है। मेरी वो वीडियो अगर आपने देख लिया, उसे कंटेंट को इस्तेमाल कर दिया, हमारे जो पीडीएफ है, इस क्लास की जो पीडीएफ है या अदर जो भी क्लासें हुई हैं, उन सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, तो आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो आपको पीडीएफ का एक्सेस इस क्लास का भी मिल जाएगा और जो पीछे क्लास हुई है। अभी इसी के बाद ही जस्ट हमारी अवार्ड की आएगी। देखिए, हम करंट अफेयर को थीम वाइज कवर कर रहे हैं, ठीक है। वाई? क्योंकि थीम वाइज वीडियो छोटी बनती हैं और लोग लंबा देख भी नहीं पाते हैं, ना इतना रिगरसली अटेंशन रहता है, तो इसलिए हम थीम वाइज चीजें कवर कर रहे हैं और होलिस्टिक वे में कर रहे हैं, ठीक है ना। हम आपको कोई चीज आधा नहीं देना चाहते हैं कि ये चीज आधा बताया चलेगा, ऐसी नहीं आती हैं चीजें, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं चीजें आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया है। जब पीएम मोदी अभी विजिट करे थे मॉरिशस में, मार्च में जब उन्होंने मॉरिशस में देखिए हमें विजिट किया, तो उन्होंने एक इंडिया की जो सागर पॉलिसी थी इंडियन ओशियन के रीजन में, उसे चेंज करके महासागर कर दिया, ठीक। तो ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि इंडिया का जो अटेंशन है या इंडिया का जो प्रायोरिटी है, वो केवल अब इंडियन ओशियन तक नहीं रह गया है, वो अब इंडो पैसिफिक भी जा चुका है, मतलब वो पैसिफिक रीजन को भी कैप्चर कर रहा है। तो पहले जो हमारी जो सागर पॉलिसी थी, वो सागर पॉलिसी केवल इंडियन ओशियन के रीजन को ही कवर करती थी, ज्योग्राफिकल स्कोप उसका क्या था, वो इंडियन ओशियन के रीजन को ही कवर करती थी। लेकिन आज क्या है, आज वो इंडो पैसिफिक को भी कवर करेगी, अफ्रीका के रीजन को भी कवर करेगी और लैटिन अमेरिका, मतलब जो हम वहां पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच की जो नेशंस हैं, वो लैटिन अमेरिका, वहां पे भी लोगों को कवर करेगी। मतलब अब हमारी जो महासागर की पॉलिसी है, वो केवल सागर नहीं है, जो इंडियन ओशियन का सागर वो नहीं, महासागर है। मतलब अब ऑलमोस्ट हर एक ओशियन हमारे अटेंशन में है, हमारी प्रायोरिटी में है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के टारगेट में है कि हम हर एक जगह से अटेंशन बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मैरीटाइम सिक्योरिटी बनानी है, ठीक है, रीजनल स्टेबिलिटी बनानी है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, हमारा जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, वो केवल इंडियन ओशियन तक ही सीमित नहीं है। इट इज नॉट लिमिटेड टू द इंडियन ओशियन, इट इज द ब्रॉड। हमारा जो शिप है, वो शिप मलक्का स्ट्रेट से होते हुए, वो इंडो पैसिफिक से होते हुए मलक्का स्ट्रेट आता है, देन वो इंडियन ओशियन आता है। हमारा जो शिप है, वो आपका आपका रेड सी से होते हुए भी जाता है, ठीक है ना, जो हमारी कार्गो शिप्स हैं। तो अभी भी देखा होगा आपने, हौतीज ने जो अटैक किया था, तो कई जो शिप कंटेनर्स थे, उनको जो है दोबारा अपना रूट को चेंज करना पड़ा। तो ये सब क्यों हो रहा है?
ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा भी फोकस एरिया वो नहीं था, लेकिन अब हमारी जो फॉरेन पॉलिसी का फोकस एरिया है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी एरिया है। वो केवल अब इंडियन ओशियन नहीं, अब हम अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को, ठीक है, और रीजनल स्टेबिलिटी को, ठीक है, और जो इकोनॉमिक टाइज है वो केवल इंडियन ओशियन के नेशंस के साथ ही नहीं। ये देखिए कौन है इंडियन ओशियंस में, ये देखिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये ये नहीं था इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, तो ये देखिए इंडियन ओशियन है। ठीक, तो इस इंडियन ओशन में जितने ये लोग हैं ये सब इंडियन ओशन के आसपास है। तो पहले टारगेट इंडिया केवल इतने ही रीजन को करता था सागर इनिशिएटिव में, लेकिन अब इंडिया अटलांटिक को भी करेगा, कैरिबियन को भी करेगा, ठीक है, पैसिफिक को भी करेगा, ठीक है। तो इन सब रीजन को करेगा इंडिया टारगेट। क्यों? क्योंकि हमारी पॉलिसी, हमारे इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट अब हमें ये करने के लिए एम्फेसाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए अब इंडिया इन सभी नेशन से मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, कॉपरेशन के लिए काम करेगा। दैट्स व्हाई सागर को शिफ्ट कर दिया गया मैरीटाइम महासागर में, ठीक है। और उसका फुल फॉर्म क्या है? म्यूचुअल होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी ग्रोथ अक्रॉस द रीजन, ठीक है। जब पीएम मोदी मॉरिशस गए थे तब उन्होंने इसे लॉन्च किया था, ठीक है। अब और देख लेते हैं इसके फोकस एरिया। सागर के फोकस एरिया तो मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये भी यही था। अब इसमें ट्रेड ड्रिवन डेवलपमेंट होगा, टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। भाई अगर यमन अगर सही से नहीं कर पाता है, मान लीजिए जिबूती है और यूथोपिया है और ये सब नेशन है, ये मैरीटाइम से इनका कनेक्शन है, लेकिन इनकी मतलब सी, इनके कोस्ट हैं जहां से हमारे शिप कार्गो जाते हैं, लेकिन इनके पास मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। तो इंडिया इनके साथ कैपेसिटी इनकी बिल्ड करेगा ताकि हमारी सिक्योरिटी बिल्ड हो सके, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें करेगा इंडिया, ये सब चीज़ें करेगा, ठीक है। पहले केवल मैरीटाइम सिक्योरिटी, रीजनल स्टेबिलिटी की बात करता था, अब वो ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करेगा, ठीक है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या है? पहले केवल हम जो मैंने बताया इंडियन ओशियन के आसपास जो रीजन थे वही, लेकिन अब अफ्रीका में भी करेगा, आसियान में भी करेगा, लैटिन अमेरिका में भी करेगा, आइलैंड पैसिफिक आइलैंड नेशन में भी करेगा। सिक्योरिटी डिफेंस क्या कॉपरेशन है? एंटी पायरेसी पहले इतना ही चलता था, लेकिन अब ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज भी की जाएंगी, क्योंकि हमें अगर दूसरे ओशियंस में, इंडियन ओशियन के बियॉन्ड अगर हमें सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, तो उन ओशियंस में जा करके हमें एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, मॉक ड्रिल्स करने पड़ेंगे, ठीक है ना, कि उस रीजन्स में कैसे क्या क्या चीजें वर्क करती हैं। तो जब वहां के लोग वहां के रीजन्स में हमें प्रैक्टिस होगी तभी तो होगा ना। तो मैरीटाइम एक्सरसाइज करेंगे, मतलब इंडिया अब अपने मैरीटाइम, मैरिटल और जो मैरीटाइम इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उसे इस पॉलिसी के थ्रू टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। इकोनॉमिक इंटरेस्ट आप देख लीजिएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा उन्हीं कंट्रियों को जो कैपेसिटी बिल्ड नहीं कर पा रही हैं, जिन्हें नीड है, ठीक है। पहले केवल बिम्स्टेक और आईओआर था, यही आईओ मैंने आपको दिखाया ना अभी, यही बिम्स्टेक भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, पढ़ाऊंगा ये सब चीजें। बाकी G20, अब G20 और यूएन इनिशिएटिव में भी लेके आए, तो ये बहुत ब्रॉड हो गया है, ठीक है, महासागर, ठीक है। कब लॉन्च किया गया है ये याद रखिएगा। इसका स्कोप बहुत ब्रॉड है, इसका स्कोप लिमिटेड है, इसका स्कोप बहुत ब्रॉड है। 2025 में लॉन्च किया गया, 2015 में लॉन्च किया गया, बस याद रखिएगा। ये इंडियन ओशियन, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है ना, आपको ये याद रखना है। चलिए चलते हैं। देखिए आसियान भी बहुत बार न्यूज में रहता है। इस बार न्यूज में रहने का कारण ये था, जो पिछले महीने से न्यूज में था, आसियान सेंट्रलिटी इस समय स्ट्रेन में है। मतलब कहने का सेंट्रलिटी का मतलब क्या है? आसियान, जो ये आप आसियान नेशन देख रहे हो, एक बार ये नेशंस में देख लीजिए नेशन कौन कौन से हैं। तो लाओस आता है, वियतनाम आता है, फिलीपींस आता है, ब्रुनेई आता है, कंबोडिया आता है, मलेशिया आता है, सिंगापुर आता है, इंडोनेशिया आता है, और ये म्यांमार एंड थाईलैंड आते हैं, ठीक। ये एक रीजनल ब्लॉक है, मतलब इंडो पैसिफिक रीजन के पास ये एक रीजनल ब्लॉक है। ये क्या है? ये एक रीजनल ब्लॉक है नेशंस का, ठीक। ये नेशन ही कलेक्टिवली क्या इनका ग्रुप बनता है? आसियान, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये साउथ में पड़ते हैं सारे, एशिया में है और साउथ में पढ़ते हैं, और ईस्ट में पढ़ते हैं इंडिया के, और साउथ में इंडिया के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो साउथ ईस्ट एशिया, ठीक। तो ये साउथ ईस्ट एशियन की नेशंस की एक ग्रुपिंग है आसियान, ठीक। आप ये याद रखिएगा। स्टैब्लिश ये कब किया गया? पहले बेसिक देख लेते हैं, फिर हम सेंट्रलिटी और लेटरलिटी के बारे में बात करेंगे। तो इनको स्टैब्लिश किया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू 1967 में स्टैब्लिश किया गया, ठीक। ये देखिए
इसको एस्टैब्लिश किया गया, बैंकॉक डिक्लेरेशन। 5 मेंबर, ओरिजिनली 5 फाउंडिंग मेंबर थे, वो कौन थे? फिलीपींस थे। याद रखिएगा 5 फाउंडिंग मेंबर कौन थे? मलेशिया था, थाईलैंड था, सिंगापुर था, इंडोनेशिया थे। सारी सुपर पावर, मतलब उस इस रीजन की ठीक ठाक इकोनॉमीज हैं और ठीक ठाक पावरफुल इन्फ्लुएंसर नेशंस हैं। याद रखिएगा वियतनाम नहीं था फाउंडिंग मेंबर, वियतनाम फाउंडिंग मेंबर नहीं है, ठीक है ना। मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड है, वियतनाम नहीं है, ठीक। याद रखिएगा क्योंकि वो आपको वियतनाम ऑप्शन में दे देगा, क्योंकि और आप समझोगे वियतनाम इतनी ठीक ठाक कंट्री तो वो तो फाउंडिंग मेंबर रहेगी, होगी, नहीं होगा। और इसी सिमिलरली वो म्यांमार भी दे देगा, तो म्यांमार भी नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा लॉज भी, लेओस लाओस भी नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस समय ये 10 मेंबर कंट्रीज हैं, आप इनके नाम देखिएगा, गिन लीजिएगा, 10 मेंबर्स हैं, ठीक। और हेडक्वार्टर इसका इंडोनेशिया जकार्ता में है, ठीक है। इसका क्या होता है, कलेक्टिवली ये इस रीजन में जितने भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट होते हैं इनके इस रीजन से रिलेटेड, ये सब यही मोल्ड करते हैं और डिसाइड भी यही करते हैं। इनका ये पूरी ग्रुपिंग डिसाइड करती है, ठीक है। इन अमेरिका को भी अगर इस रीजन में कुछ करना है, कुछ भी, तो उसे इस ग्रुपिंग की सपोर्ट चाहिए होगी। ये ग्रुपिंग इतना कलेक्टिव रहता है और इतना, दैट्स व्हाई ये ग्रुपिंग, इस रीजन में कुछ भी आपको डेवलपमेंट करना है, इस रीजन में कुछ भी आपको इनिशिएटिव करना है, और ये ग्रुपिंग बहुत बड़ा है, इसलिए इस रीजन की ग्रुपिंग के लिए आपको सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो ये ग्रुपिंग है, ठीक है। तो इस ग्रुपिंग की जो सबसे बड़ी जो बॉडी है वो आसियान समिट है, मतलब इन मेंबर्स की एक समिट होता है, वही इस चीजों को डिसाइड करता है, मतलब पॉलिसी बनाता है और सारी चीजें करता है, ठीक है ना। तो हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं गवर्नमेंट के या स्टेट के, वो यहाँ पे समिट एक किसी ना किसी हर साल जो है जो कोई एक मेंबर जो है चेयरमैनशिप उसको समिट की मिलती रहती है हर साल। कभी भी वियतनाम को मिल जाए, कभी थाईलैंड को मिल जाएगी, तो हर साल मिलती रहती है, ठीक है। इस साल वो जो समिट हुआ था तो मिलती रहती है, ठीक। तो जो तो जब समिट होता है तो वो समिट में ही यहाँ पे जो ये नेशंस होते हैं इनकी पॉलिसी डिसाइड होती है, समिट में ही इनकी क्या होती है, इनकी पॉलिसी डिसाइड होती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, जैसे जैसे समिट होता है, समिट में इनके सारे डिसीजन होते हैं, ठीक है। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने ज्वाइन किया था समिट, मतलब समिट तो नहीं, आसियान को ज्वाइन किया था एज अ आसियान रीजनल फोरम, मतलब रीजनल की एक फोरम के जो इनकी एक ग्रुपिंग है, मतलब इनके स्ट्रक्चर में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें एक आसियान रीजनल फोरम है। उसी रीजनल फोरम का मेंबर इंडिया बना था 1996 में, ठीक है। अब हम आते हैं आसियान सेंट्रलिटी, जो इस समय न्यूज में। आसियान सेंट्रलिटी ये है कि मैंने अभी बताया ना कि कुछ भी आपको इस रीजन में करना है, इस रीजन में कुछ भी होता है, मान लीजिए चाइना का भी इन्फ्लुएंस है, अगर चाइना इस रीजन में कोई भी एक्टिविटी करता है तो वो डायरेक्ट नहीं कर सकता किसी भी नेशन, क्योंकि अगर उसने वियतनाम को भड़काया तो ये सारे नेशन कलेक्टिवली इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है ना। इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपको ये इस रीजन के डेवलपमेंट के लिए, ताकि यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट हो सके, इसीलिए ग्रुपिंग, मतलब इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को अपने सेव करने के लिए ग्रुपिंग बना हुआ है। और इस रीजन में रहने वाले ऑलमोस्ट बिलियंस पीपल की इंटरेस्ट को ये ग्रुपिंग सिक्योर करता है। तो कोई भी इनिशिएटिव होगा तो वो यहाँ से इस ग्रुपिंग के सपोर्ट के बिना नहीं होगा। इस रीजन में आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है, आपको पैसिफिक रीजन में कुछ भी करना है, यूएस को या चाइना को या इंडिया को, तो इस इनका सपोर्ट चाहिए होता है। तो अभी क्या कर रहे हैं इस रीजन में, एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक रीजन में कोई भी जो फॉरेन पॉलिसी होती है इस रीजन में, उस पर इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अभी सेंट्रलिटी में क्या है, ये सेंट्रलिटी इनकी कंस्ट्रेंट में आ गई है, इसी को सेंट्रलिटी कहते हैं, इनका इन्फ्लुएंस पॉलिसी में अभी कंस्ट्रेंट में आ गई। ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय मेजर पावर्स में ट्रेड वॉर चल रही है, ट्रेड टेंशन एंड राइवलरी चल रही है, ठीक है। तो ये लोग अब किसी एक तरफ झुक नहीं पा रहे हैं, मतलब जैसे मान लीजिए अभी इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन थी, यूएस चाइना के बीच में थी, इंडिया चलिए छोड़ ही दीजिए, यूएस चाइना के बीच में थी, ठीक। तो चाइना को भी ये लोग ठीक ठाक, चाइना पे डिपेंडेंस है इनकी, क्योंकि चाइना इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक करता है, यूएस भी स्ट्रेटजिक सपोर्ट करता है। तो अगर चाइना को पूरी सपोर्ट करेंगे तो
फिर यूएस नाराज हो जाएगा, यूएस को करेंगे तो चाइना नाराज हो जाएगा, ठीक, क्योंकि चाइना स्ट्रेटजी सपोर्ट देता है, इन्वेस्टमेंट भी चाइना भी बहुत करता है, और चाइना की बहुत सारी कंपनियां भी हैं, चाइना ठीक ठाक चीजें कर रहा है, और सेम यूएस भी ठीक ठाक चीजें कर रहा है, चाइना भी, दोनों पे डिपेंडेंस है। जब दोनों पे डिपेंडेंस है, किसी एक पे टिल्ट होना इनके लिए खतरे से खाली नहीं हो सकता है। तो अभी जो इस रीजन में इनकी जो इन्फ्लुएंस होता है वो इस समय कंस्ट्रेंट में, मतलब सेंट्रलिटी कंस्ट्रेंट में, क्योंकि अब ग्रुप यहाँ पे वॉर चल रही है, मतलब एक ट्रेड वॉर है, राइवलरी, एक जो सुपर पावर्स है उनके बीच में राइवलरी चल रही है। उस राइवलरी के कारण ये कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इस रीजन के लिए, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा यहाँ पे है, ठीक है, तो इतना देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं एससीओ, अभी रिसेंटली एससीओ समिट हुआ था, 25th समिट हुआ था। एससीओ के बारे में पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि एससीओ का भी स्टैब्लिशमेंट हुआ था। एससीओ का एस्टेब्लिशमेंट होता है 2001 में, ठीक है। ये क्या है, मेनली इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ये इकोनॉमिक यूरेशिया के यूरेशिया में, मतलब जो रशिया और आपका एशिया मिला करके, यूरोप का जो रशियन पार्ट है उसको, और एशिया के पूरे पार्ट को मिला करके जो एक ग्रुपिंग है उसे एससीओ कहते हैं। उनमें ये नेशंस आते हैं, ठीक, 10 नेशंस आते हैं, ठीक है। तो ये इस रीजन में, जैसे मैंने बताया ना, जो ये हैं आसियान है, वो अपने इस रीजन की सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सेफ सर्व करने के लिए बना हुआ है। वैसे ही एससीओ भी अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए बना हुआ है। जो ग्रुपिंग है वो अपने इंटरेस्ट, ग्रुपिंग, रीजनल ग्रुपिंग इसीलिए बनते हैं। एससीओ तो अब रीजनल ग्रुपिंग रहा ही नहीं है, अब तो वो कि जब से एक्सपैंड हो चुका है तब तक तो रीजनल ही, लेकिन आसियान अभी भी रीजनल ही है, ठीक है। तो ये क्या है, अपने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और इंटरनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट को, मोस्टली इंटरनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए ये ग्रुपिंग बना है, ठीक है ना, एक याद रखिएगा। चाइना और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया। ईरान, जो पाकिस्तान और इंडिया 2017 में इसके मेंबर बने थे, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान फाउंडिंग मेंबर नहीं है, याद रखिएगा। बेलारूस 2000 अभी 24 में ऐड हुआ है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, बेलारूस भी पहले नहीं था, ठीक। ईरान भी बाद ही में ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ बेलारूस हटा दीजिएगा। ऑब्जर्वर स्टेट, जो स्टेट्स हैं वो अफगानिस्तान और मंगोलिया है। डायलॉग पार्टनर ये देख लीजिएगा, गेस्ट नेशंस ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस ग्रुपिंग की जो 2001 में स्टैब्लिश हुआ था, और उसके फाउंडिंग मेंबर थे आपके चाइना थे, कजाकिस्तान थे, और मेरे ख्याल से शायद रशिया था, और एक दो नेशन और थे, ठीक है ना, वो भी देख लीजिएगा, इसमें शायद ऐड नहीं है, और मुझे लग रहा है क्लियरली याद भी नहीं है अभी। ठीक है। तो फाउंडिंग मेंबर्स उसके चाइना और रशिया और किर्गिस्तान मेरे ख्याल से शायद मेनली था, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक। अब ये एससीओ जो मेंबर्स हैं, मेनली ये ग्लोबल की 23 जीडीपी को काउंट करते हैं, मतलब 23% जीडीपी ग्लोबल की इन्हीं नेशन से आती है, और 43% पॉपुलेशन, बहुत बड़ा ग्रुपिंग है, ठीक है ना। तो अब ऑब्जेक्टिव क्या है इनके, ठीक है, ये देखिए, बेसिक डॉक्यूमेंट क्या है, 2001 में संघाई कॉर्पोरेशन आया, कन्वेंशन आया, उस कन्वेंशन के थ्रू इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। मेनली किस लिए, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म और सेपरेटिज्म के अगेंस्ट ये ग्रुपिंग की एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है ना। और जो इसकी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है वो भी मेनली यही टेररिस्ट से रिलेटेड ही काम करती है। अभी रिसेंटली 2023 में इसने इंडिया में एक टेररिस्ट अटैक होने वाला था, उसकी इस कलेक्टिव ग्रुप का पार्ट होने के कारण ही इंडिया को वो इंफॉर्मेशन मिल सकी, ठीक है। तो ऐसे ही ये ग्रुपिंग इस तरह के इंफॉर्मेशन को देता है, ठीक है। ये गोल्स देख लीजिएगा, स्ट्रेंथिंग द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड द गुड नेबरली पॉलिसी बिटवीन स्टेट्स, प्रमोशन ऑफ द इफेक्टिव कोऑपरेशन, पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर एज वेल एज द एजुकेशन, ठीक है। ज्वाइनिंग इंश्योरिंग द पीस एंड स्टेबिलिटी, मैंने बताया ना, सिक्योरिटी के लिए मेनली 2001 में स्टैब्लिश हुआ है। फाउंडिंग, एक मिनट रुकिए, मैं इसको आपको फाउंडिंग मेंबर्स बता देता हूँ, किसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन है। हाँ, फाउंडिंग मेंबर्स इसके हैं, चाइना, रशिया, चाइना, चाइना, सही कह रहा था, चाइना, रशिया, ठीक है, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान देखिए मैं सही कह रहा था, तजाकिस्तान भी होगा, कजाकिस्तान, ये आपके
सन का उज्बेकिस्तान भी होगा, मतलब 6 थे, 1 2 3 4 5, और उज्बेकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया और कजाकिस्तान। ठीक, ये जो 6 नेशंस थे, इन 6 नेशंस ने स्टैब्लिश किया, ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं, याद रखिएगा। ठीक, इंडिया बेलारूस 2024 में ऐड हुआ, इंडिया और पाकिस्तान 2017 में ऐड हुए हैं, और ईरान तो अभी रिसेंटली ईरान ऐड हुआ है। ठीक है ना। अम, हाँ, अभी ईरान को ऐड किया गया है ऑलमोस्ट 9th मेंबर के तौर पे, ऑलमोस्ट इसे ऐड किया गया है। 2 मिनट। हाँ, 2023 में, 24 में बेलारूस को ऐड किया गया। ठीक, तो लगातार 2 ईयर में कंटिन्यूसली मेंशन किया गया, 23 में ईरान को, 24 में बेलारूस को। ठीक है, ये याद रखिएगा, वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए देखिए मुझे माइंड में नहीं है और आपको भी इस चीज को याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कर सकता है। एससीओ देख रहे थे आप, इतना न्यूज में है, तो इनकी ये फैक्चुअल चीजें याद रखनी है आपको कि इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है, इंडिया स्टैब्लिश, इंडिया पाकिस्तान नहीं है, 2017 में आए थे, ईरान 2023 में, और जो आपका बेलारूस है वो 2024 में भी रिसेंटली ऐड हुआ है। ठीक है, तो बेलारूस का याद रखिएगा, और 43% वर्ल्ड की जीडीपी है, और मेनली सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसका स्ट्रक्चर याद रखिए कि ये क्या इसका स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर ये है कि ये इसकी काउंसिल होती है कि हेड ऑफ स्टेट्स। ठीक, एक हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ स्टेट्स में मीन्स मेनली वही आते हैं जैसे पीएम हमारे हो गए। ठीक, ये देखिए हेड ऑफ स्टेट्स का, ये प्राइम मिनिस्टर गए थे ना 25th मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो पीएम और जो भी हेड होगा, स्टेट का हेड होगा, वो लीड करेगा, तो उसकी काउंसिल होगी, एक काउंसिल होगी फॉरेन मिनिस्टर्स की, एस जयशंकर साहब जाएंगे वहां पे, वो भी मीटिंग को अटेंड करेंगे। तो ये सारी काउंसिल है, इनके स्ट्रक्चर है, अलग अलग काउंसिल्स हैं जो अलग अलग काम करती हैं। ठीक है, तो ये भी कुछ पॉलिसीज को बनाएंगी, कैसे समिट चलता है, मतलब कैसे एससीओ चलेगा। ठीक है, उसकी पॉलिसीज को बनाएंगी, फॉर्म करेंगे। तो मीटिंग ऑफ द हेड ऑफ द मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स के जो होंगे अलग, इन सभी नेशंस के जो डिपार्टमेंट होंगे उनके बीच में होगी, जो जो जैसा ग्रुपिंग का ऑब्जेक्टिव हो उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स होंगे वो मीटिंग करेंगे, और सब पॉलिसी होगी। काउंसिल ऑफ द नेशन कोऑर्डिनेटर्स और द ये का मेनली होगा। ठीक है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर्स याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर किस ग्रुपिंग से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है कि एससीओ से रिलेटेड है। ठीक है ना, चलिए चलते हैं। अभी रिसेंटली सबमिट हुआ है 2025 में ही, अभी इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे, जो चाइना के तिनजिन रीजन में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इसी में ही ये याद रखिएगा, इसी में ही एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाने की बात हुई थी। ठीक है ना, और लाओस को एक्सेप्ट किया गया एज अ पार्टनर कंट्री, जैसे ये आप देख रहे हैं ना, पार्टनर्स कंट्री, डायलॉग पार्टनर्स कंट्री। तो अभी नेपाल है, और इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है, श्रीलंका है, टर्की है, कंबोडिया है। टर्की को तो मेंबरशिप देने की बात की जा रही है, अजरबैजान को भी बात की जा रही है। ठीक है, तो इन सभी नेशंस को क्या है, लाओस में इनको, लाओस को भी ऐड कर दिया डायलॉग पार्टनर में। ठीक है, सऊदी अरेबिया, अजरबैजान, इनके साथ साथ लाओस को भी अब ऐड कर दिया गया। लाओस हमने यहाँ देखा था ना, ये लाओस आसियान नेशन लाओस, लाओस को भी एक मेंबर के रूप में, मतलब डायलॉग पार्टनर के रूप में ऐड कर दिया गया एससीओ में, और इससे स्ट्रेंथ जो डायलॉग पार्टनर की है वो 27 पहुंच चुकी है, 10 मेंबर्स के हैं एंड 17 डायलॉग पार्टनर्स हैं। होप करते हैं ये आपको इतना समझ में आएगा। अभी रिसेंटली अब बिम्स्टेक का देखते हैं, पहले ये बिम्स्टेक का बेसिक समझ लेते हैं, फिर समझते हैं कि बिम्स्टेक से रिलेटेड क्या डेवलपमेंट है। दरअसल इंडियन ओसीन के रीजन में, और ये जो इंडिया के नेबर्स हैं, पाकिस्तान को छोड़ करके इंडिया के जो नेबर्स हैं उनसे अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट को, जो जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, और जैसे वर्ल्ड बैंक और यूएन, इनमें अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट को इंश्योर किया जाए, जैसे इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, इन सभी इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए ये नेशन एक कलेक्टिव ग्रुप बनाती हैं। ठीक है ना,
केवल उन प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में इंटरेस्ट को इंश्योर करने के लिए नहीं, साथ में अपने एक इस रीजन की पीस के लिए और प्रोस्पेरिटी के लिए भी एक कलेक्टिव पॉलिसी बनाते हैं जितना भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे इंडिया सपोर्ट करेगा टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में इन नेशंस को, ठीक है ना। और इनके अलग अलग जो भी इनके फोकस एरिया है ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे अभी कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पढ़ेंगे तो वो भी बिम्स्टेक के एक कई सारे जो बिम्स्टेक का एक पर्पस है ट्रांसपोर्ट, जो टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट का है, टूरिज्म डेवलपमेंट करने का है, उसको फुलफिल करता है, ठीक है ना। अब इसे बनाया क्यों गया? दरअसल इसे सार्क के अल्टरनेटिव के रूप में बनाया गया। सार्क में क्या था कि सार्क में पाकिस्तान था, ठीक। पाकिस्तान को, इंडिया पाकिस्तान को ब्लॉक करना चाहता है, मतलब एक रीजनल ग्रुपिंग, इंडिया ऐसा चाहता था कि एक ऐसा रीजनल ग्रुपिंग हो जिसमें पाकिस्तान हो ही ना, अदर नेशन हो। सार्क में ये सारे नेशन थे, हाँ म्यांमार था, लेकिन थाईलैंड और ये आपके थाईलैंड नहीं था, ठीक है ना। म्यांमार तो था, म्यांमार था खाली, और उसमें अफगानिस्तान भी था। तो ये तो थे, लेकिन पाकिस्तान भी था, सार्क में पाकिस्तान था, और पाकिस्तान इंडिया का हर पॉलिसी में विरोध करता था, ठीक है ना। तो इस चीज को खत्म करने के लिए इंडिया ने एक नया ग्रुपिंग बना लिया 1997 में, जिसे कहा जाता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल। मल्टी सेक्टर में टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन करेंगे हम इस रीजन में। इस रीजन में हम कोऑपरेशन करेंगे टेक्नोलॉजी से और इकोनॉमिक, मैंने बताया ना इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी टेक्नोलॉजी के और ट्रांसपोर्टेशन के इसमें रीजन में। तो 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू इसको बनाया गया। बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू देखिए एक और ग्रुपिंग बनाई गई थी, कौन सी थी? वो थी आसियान, ठीक है ना। वो 1967 में, ये 1997 में, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंस क्या है? बिम्स्टेक का अकाउंट फॉर 22% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, मेनली अभी ये बढ़ चुकी है, ठीक है ना। जीडीपी भी अभी बढ़ चुकी है, पुराना इंफोग्राफ है। इस समय तो इंडिया की जीडीपी ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन समथिंग पॉइंट कुछ है। तो अदर इन नेशंस का भी जोड़ देंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रेड जो जाता है, ये बात सही है, वर्ल्ड का ट्रेड यहीं से क्रॉस करता है, बाकी टेक्नोलॉजी वाली का काम होगा, ठीक है ना। फर्स्ट समिट हेल्ड इन थाईलैंड, ये याद रखिएगा। एंड द श्रीलंका इज द करंट चेयर, ये तो नहीं है ये, क्योंकि इन्फोग्राफी पुराना है तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं। अब इससे रिलेटेड डेवलपमेंट क्या आया? दरअसल अभी बिम्स्टेक का समिट हुआ है, 6th समिट हुआ है बिम्स्टेक का। रेगुलर समिट इसके नहीं होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। समिट होते हैं, समिट हुआ है, ठीक है। विथ द थीम ऑफ द बिम्स्टेक प्रॉस्परस रेसिलियंस एंड ओपन कंक्लूडेड इन द बैंकॉक। बैंकॉक में ये समिट हुआ है। पूछ सकता है कि रिसेंटली समिट बैंकॉक का समिट जो बिम्स्टेक है वो कहाँ हुआ है? तो बैंकॉक में हुआ है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द थाईलैंड। थाईलैंड का चेयरमैनशिप लीजिए, ये सही। हाँ, थाईलैंड, फर्स्ट समिट थाईलैंड में हुआ था, और अभी रिसेंट समिट भी कहाँ हुआ है? थाईलैंड में हुआ है, ठीक है ना। बैंकॉक में हुआ है थाईलैंड के, ठीक। अभी जो ये समिट तो हुआ ही हुआ, अभी रिसेंट की न्यूज है कि दो डेवलपमेंट आए थे, मतलब इस 6 महीने में ही इससे रिलेटेड दो डेवलपमेंट थे। ये समिट तो ऑलमोस्ट अप्रैल मई में हुआ था, ये अभी रिसेंट जुलाई अगस्त का न्यूज है कि जो फर्स्ट एवर जो बिम्स्टेक का ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल है वो हेल्ड किया गया न्यू दिल्ली में एट भारत मंडपम, जहाँ G20 का G20 ऑर्गेनाइज किया गया था। G20 मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, वही भारत मंडपम में क्या हुआ है? बिम्स्टेक का ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल हेल्ड किया गया, ठीक। तो याद रखिएगा, शोकेसिंग द रिच म्यूजिकल हेरिटेज ऑफ द ऑल 7 बिम्स्टेक कंट्रीज। तो उनकी जो हेरिटेज और कल्चर है उसको यहाँ शोकेस किया। तो याद रखिएगा कहाँ पे किया गया? जो बिम्स्टेक का पूरा ये किया गया है ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल, ये न्यू दिल्ली के बिम्स्टेक, न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, बेसिक इसका देख लीजिएगा। अब इंडस वाटर ट्रीटी भी न्यूज में थी। न्यूज में क्यों थी? क्योंकि इंडिया ने जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है उसे इन अबियांस कर दिया गया है, इसके इमीडिएट इफेक्ट, विथ इमीडिएट इफेक्ट में, मतलब इसको, इसके इम्प्लीमेंटेशन को सस्पेंड कर दिया गया है एक इनडेफिनिट पीरियड के लिए, ठीक। चलिए इंडस वाटर ट्रीटी देखते हैं। दरअसल होता क्या है, इसके बेसिक समझते हैं कि जब इंडिया को डिवाइड किया गया था, पार्टीशन किया गया था, तो रिवर्स का भी पार्टीशन हुआ, लेकिन कुछ समय बाद हुआ। हमारा पार्टीशन होता 1947 में, रिवर्स का पार्टीशन बाद में हुआ, क्योंकि बाद में ये पाकिस्तान और इंडिया, इन पाकिस्तान को मेनली रियलाइज हुआ कि भाई हमें पानी भी अलग चाहिए। मतलब इंडिया क्या कर रहा है, कुछ पानी को रोक ले रहा है, डैम्स बना ले रहा है, और पानी आने नहीं दे रहा है। तो ये सब चीजें चल रही थी, उनको वाटर की लग रहा था कि समस्याएं हो रही हैं, ठीक है ना। उस चीज को दूर करने के लिए इंडिया ने क्या किया
पाकिस्तान ने क्या किया, और पाकिस्तान और इंडिया ने मिल करके क्या किया, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 1960 में वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकेट किया। उसके बाद 8 ईयर्स तक नेगोशिएशन हुई। उस नेगोशिएशन के बाद इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई। ठीक, कब? 1960 में। ठीक है ना। तो ब्रोकर किसने किया, याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक ने किया। ठीक, ये वाटर शेयरिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। ठीक, तो याद रखिएगा। अब वाटर शेयरिंग हुई, तो वाटर शेयरिंग कैसे हुई? तो जो वेस्टर्न रिवर्स हैं जैसे चेनाब, झेलम, इंडस, इंडिया का राइट जो ओवर दिस रिवर्स है वो लिमिटेड है। ठीक, इंडिया का राइट किसमें ज्यादा है? ईस्टर्न रिवर्स में। सतलुज, हमने अपनी एक रिवर की मैपिंग सीरीज में रिवर्स को, लेक्स को और जो वाटरफॉल्स हैं उनको कवर करा दिया है, आप जाके देख सकते हैं, उन्हें अच्छे तरीके से कराया है। इंडिया का इन ईस्टर्न रिवर्स में राइट्स ज्यादा है। ठीक, मतलब इन एक्सक्लूसिव राइट्स इंडिया का इनमें है, इसमें लिमिटेड है। वेस्टर्न पार्ट में मतलब इंडस, झेलम, चेनाब में लिमिटेड राइट्स हैं, मतलब यहाँ पे बहुत कम ही मतलब वाटर को यूज कर सकता है और डैम बना सकता है, कुछ कंसेशंस के साथ, कुछ नेगोशिएशंस के साथ, बहुत लिमिटेड पावर है। ठीक है ना। कैन सेट अप द सर्टेन इरिगेशन एंड द रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट एंड द वेरी लिमिटेड स्टोरेज एंड डोमेस्टिक एंड द नॉन कंजम्पशन यूज, इंडिया ने। ठीक है, तो चेनाब रिवर पे, झेलम में और इंडस जो वेस्टर्न रिवर हैं इंडस की, उनमें इंडिया का लिमिटेड पार्ट है। याद रखिएगा, लिमिटेड राइट है, ऐसा नहीं है कि इंडिया का राइट्स है ही नहीं, इंडिया का राइट्स है। यहाँ इंडिया का एक्सक्लूसिव राइट है। ठीक, ईस्टर्न में इंडिया का एक्सक्लूसिव राइट है, इस रिवर्स में वो कुछ भी करे, जितने भी डैम बनाए, जितना पानी चाहे उतना स्टोर कर ले। यहाँ पे जो वेस्टर्न है उसमें लिमिटेड राइट है। ठीक है ना, लिमिटेड स्टोरेज को पावर डैम बना सकता है, वो लिमिटेड चीजें कर सकता है, लिमिटेड इरिगेशन फैसिलिटी के लिए वाटर स्टोर कर सकता है, तो ये सब काम लिमिटेड कर सकता है। अभी रिसेंटली जिस डैम के पानी को इंडिया ने रोक दिया था वो बघियाल डैम था, बहुत न्यूज में था भाई, इसको याद कर लीजिएगा। हमने अपनी लेक्स और रिवर्स की सीरीज में इसको कवर किया हुआ है। ठीक है, तो होप करते हैं कि ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये चीज याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो वेस्टर्न में इंडिया का लिमिटेड है और ईस्टर्न में एक्सक्लूसिव राइट्स है। ठीक है, तो हर 5 साल में इस जो ये ट्रीटी है, इस पे इंस्पेक्शन होता है। वर्ल्ड बैंक अगेन ब्रोकर करती है और देखती है कैसा इसका इम्प्लीमेंटेशन है। रेगुलर मीटिंग होती है साल में एक बार। ठीक है, साल में एक बार रेगुलर मीटिंग होती है और इंस्पेक्शन होता है 5 साल में एक बार। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो अभी हुआ क्या, इंडिया ने वही डेवलपमेंट इंडिया ने इन अभियांस कर दिया है विथ इमीडिएट इफेक्ट, मतलब सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, कब? क्योंकि रिसेंट पहलगाम अटैक हुआ था। एससीओ मीटिंग में भी क्या हुआ था, पहलगाम अटैक को कंडेम किया गया था, ये याद रखिएगा। जब पहलगाम अटैक को, दो डेवलपमेंट एससीओ मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाने की बात हो रही है, जो वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ का एक अल्टरनेटिव के रूप में देखा जा रहा है। ठीक, और लाओस को पार्टनर कंट्री के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया है, और 2024 में बेलारूस को, 2023 में ईरान को। ठीक है, और इंडिया और ये 2017 में। कितना रोल है, क्या दे है, ये सब चीजें याद रखिएगा। ठीक है, और वियना कन्वेंशन, जब इन पानी रोक लिया तो पाकिस्तान बार बार वियना कन्वेंशन को उठा रहा था, तो वियना कन्वेंशन भी बहुत न्यूज में था, तो हम यहाँ पे वियना कन्वेंशन को भी पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ द ट्रीटीज इज द लीडिंग, देखो वियना कन्वेंशन क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रिटी है जो मेनली बाइंडिंग है, मतलब बाइंडिंग लीगल ट्रिटी है इंटरनेशनल। तो वो एक लॉ को डिफाइन करती है कि किसी ट्रिटी को कैसे फॉलो करना चाहिए, कोई भी ऐसे ट्रिटी को खोल नहीं सकता है, तो वो सब चीजें करते। तो इसी इसी कन्वेंशन को क्या कर रहा है, पाकिस्तान उठा रहा था कि आप वियना कन्वेंशन को फॉलो नहीं कर रहे हो। इसके अंदर जो कोडिफाई किए गए हैं कस्टमरी लॉ जो गवर्न करते हैं हाउ स्टेट अप्रोच द एग्रीमेंट, क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट ही तो हुआ था ना, तो कैसे स्टेट एग्रीमेंट को अप्रोच करता है, आप उस वियना कन्वेंशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, दैट्स लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट कन्वेंशन को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो इसलिए इसको उठाया जा रहा था। तो याद रखिएगा, वियना कन्वेंशन मतलब कि वो कन्वेंशन जो बताता है कि स्टेट्स एग्रीमेंट को कैसे को देखे, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करे, उसको कैसे फॉलो करे। ठीक है, गवर्न कैसे करे एग्रीमेंट को, तो वो चीज वियना कन्वेंशन से जुड़ी होती है, ना कि वियना कन्वेंशन किसी पर्टिकुलर चीज को टारगेट करता है। वो पूरी जो कोई भी इंटरनेशनल या रीजनल एग्रीमेंट होते हैं, उन एग्रीमेंट को कैसे फॉलो किया जाए, क्या होगा, उस पर रिलेटेड ये वियना कन्वेंशन है। ठीक है ना। अब वही है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशियन के आसपास के जो नेशंस हैं उनके रिम एसोसिएशन, उनका एक एसोसिएशन है
ठीक है। इसे 1997 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक, याद रखिएगा। जब नेल्सन मंडेला ने विजिट किया था इंडिया में 1995, एक और फैक्ट आपको मिल गया, 1995 में नेल्सन मंडेला ने इंडिया में विजिट किया, उसके बाद 1997 में इसे स्टैब्लिश किया गया। केवल इंडियन ओशियन के रीजन के ही मेंबर इसके मेंबर नहीं है, इसके डायलॉग पार्टनर आपको रशिया भी मिलेगा, यूएस भी मिलेगा, ठीक है, चाइना भी मिलेगा, जापान भी मिलेगा, साउथ कोरिया भी मिलेगा। बाकी जो इंडियन ओशियन के जो कोस्टल स्टेट्स हैं इंडियन ओशियन के अराउंड, वो तो है ही है इसके मेंबर। ठीक है। अब ये इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस क्या था कि मैरीटाइम सेफ्टी, वही जैसे मैंने बताया भाई, इस रीजन में अगर ये इंडियन ओशियन के अराउंड हो रहा है तो मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तो होगा ही होगा, क्योंकि इतना बड़ा ट्रेड होता है इस रीजन से, शिप एंड कार्गोस निकलते हैं, तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का फैसिलिटेशन कराएंगे, फिशर का मैनेजमेंट करेंगे, एंड डिजास्टर रिस्क को देखेंगे, एकेडमिक एंड साइंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन करेंगे, मतलब इस अराउंड जो ये कंट्रीज हैं इनमें हम प्रोस्पेरिटी लेकर आएंगे, यहाँ के सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट को देखेंगे, टूरिज्म एंड कल्चर को, इस रीजन में जो कंट्रीज आती हैं आपस में कल्चरल कोऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है। ब्लू इकोनॉमी दरअसल वही ओसिन की इकोनॉमी है, ठीक है ना, ब्लू इकोनॉमी से वुमेन्स का एम्पावरमेंट। डेवलपमेंट क्या हुआ रिसेंटली, डेवलपमेंट ये हुआ कि इंडिया अज्यूम कर रहा है आईओरो की चेयर को, मतलब चेयरमैनशिप इंडिया को मिल रही है 2025 में, अभी मिली है। ठीक है। और नेक्स्ट 2 ईयर्स तक, मतलब 2027 तक ही रहेगी, तो ये डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। ठीक, जल्दी जल्दी करते हैं चीजें, क्योंकि अब उतनी इंपॉर्टेंट चीजें रही नहीं है। अभी आपने देखा होगा यूएस ने यूनेस्को, देखिए यूनेस्को आपकी इंपॉर्टेंट थीम है, ठीक है, उसी थीम में एक स्टेटमेंट बना के दे सकते हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड कि कौन सा ऐसा नेशन है जिसने एग्जिस्ट कर लिया यूनेस्को से, तो याद रखिएगा यूएस जैसा ही कर सकते हैं भैया, डोनाल्ड ट्रम्प है, तनकी आदमी कुछ भी कर सकता है, ठीक, तो उन्होंने वही किया, यूएस एग्जिस्ट कर गया है, ठीक है ना, ये रिसेंट का डेवलपमेंट है, और पहली बार ही नहीं किया है यूएस, पहली बार ऐसा नहीं कर सकता है यूएस, पहले कई बार ऐसा कर चुका है, ठीक, हार्ड टाइम ये इसने एग्जिस्ट किया है, 2 बार तो केवल डोनाल्ड ट्रम्प ही कर चुके हैं, एक बार जब वो पहली बार थे 2019 में उन्होंने तब कर दिया था, एक बार अभी 2025 में किया है, ठीक, तो 2 बार तो केवल इन्होंने किया, और इससे पहले भी एग्जिस्ट हो चुका है, ठीक, यूएस डब्ल्यूएचओ से भी एग्जिस्ट हो चुका है, एग्जिट कर चुका है, ठीक, और जो यूनाइटेड नेशन की रिलीफ है वर्किंग एजेंसी जो पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रही है उससे भी एग्जिस्ट हो चुका है, ठीक है ना, इसीलिए वो एग्जिस्ट कर गया डब्ल्यूएचओ से भी। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा यूनेस्को पे और डब्ल्यूएचओ पे, क्योंकि यूनेस्को की जो 8% फंडिंग है वो यही दे रहा है यूएस, और अब ये फंडिंग रुक जाएगी तो यूनेस्को के जो डेवलपमेंट है, इश्यूज हैं, टारगेट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो बहुत हार्म होंगे, क्योंकि 8% फंडिंग उसकी अगर कहीं रुक जाएगी तो उसको बहुत सारे कट्स करने पड़ेंगे, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे अपनी स्पेंडिंग में, कई चीजें वो नहीं कर सकता है ना, तो याद रखिएगा। ठीक है। अब वही मैंने कलादान प्रोजेक्ट बताया, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, आपको अभी याद होगा, मैं पहले अभी कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ कलादान क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अभी ये न्यूज़ में भी था क्योंकि मिनिस्टर थे, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस चीज़ को बोला कि कि कलादान प्रोजेक्ट्स जल्दी ही लागू हो जाए, मतलब इम्प्लीमेंट हो जाएगा और इस पे वर्क भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा बांग्लादेश में पॉलिटिकल रिज्म चेंज हुआ है, तो वहां पे इंडिया के लेकर के जो पर्सपेक्टिव है वो भी चेंज हुआ हो चुका है, स्टैंड है इंडिया के लेकर के, वो प्रो नहीं अब अगेंस्ट हो चुका है। तो पहले हमारा क्या होता था, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से हमारा बांग्लादेश से कनेक्शन हो जाता था डायरेक्ट, ठीक, लेकिन अब बांग्लादेश यहाँ तक धमकी देने लगा है कि जो आपका चिकन नेक है हम उससे कट कर देंगे, उसे कट करने के बाद आपका जो नॉर्थ ईस्ट है वो एकदम अकेला हो जाएगा, मतलब वो आपसे कट जाएगा पूरी तरीके से, तो मेन लैंड है उससे कट जाएगा। इंडिया को भाई ये सब चीजें बड़ी खराब लगी, और कलादान प्रोजेक्ट आज से नहीं है, ये बहुत पहले से ही सोचा गया था, ठीक है ना, तो अब इंडिया को लगा कि अब इस कलादान प्रोजेक्ट को, जब इस चीज को टैकल करने के लिए अब एक ही रास्ता था कि इंडिया डायरेक्ट एक्सेस पाए नॉर्थ ईस्ट को लेकर के, तो अब डायरेक्ट लैंड से तो एक्सेस जल्दी पा नहीं पाए, क्योंकि चिकन नेक ही छोटा सा हिस्सा है जहां से वो एक्सेस पाता है, तो सी रूट तो उसके लिए और अच्छा था, तो उसने सी रूट देखा, तो कलादान प्रोजेक्ट तभी यहीं पे पिक्चर में आता है। ये बहुत पहले इसके बारे में सोचा गया था, देखिए 2008 में ही इसके बारे में सोच लिया गया था, फ्रेमवर्क साइन हुआ था इंडिया म्यांमार के बीच में अंडर द बॉर्डर रुब्रिक, इंडिया लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए, पहले वो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, अब वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन चुकी है, ठीक है, ईस्ट की तरफ देखना, जिसमें ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन है उनको टारगेट करने की बात की गई थी, ठीक है। इट एम टू क्रिएट द ट्रांसिट कॉरिडोर फॉर द पोर्ट्स ऑफ द सिटवे इन द रकीन
रखीन स्टेट इन म्यांमार टू मिजोरम एंड देन टू रीसेट द नॉर्थ ईस्ट रेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। भाई मैं बताता हूँ आपको, तो भाई बांग्लादेश की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। इसके बाद सीधा कोलकाता से हम लेते हुए हम म्यांमार के सितवे पोर्ट पे जाएंगे। सितवे पोर्ट से यहाँ से होते हुए हम डायरेक्ट अपने मिजोरम में एक्सेस पा लेंगे। मिजोरम से फिर हम अपने अदर त्रिपुरा और इन सब रीजन्स में, अपने अलग स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी एक्सेस पा लेंगे। ठीक है, तो हमें बांग्लादेश की जरूरत ही नहीं है, हमें सीधा एक्सेस मिल रहा है सितवे पोर्ट का, म्यांमार का। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट ये कहाँ पर है, किसके किसके बीच में, ये याद रखिएगा, म्यांमार और इंडिया के बीच में है। इसका एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक है, कितना इसका मोड क्या है ट्रांसपोर्टेशन का, तो जो 5.539 किलोमीटर है वो तो सी रूट है। ठीक, ये देखिए 5.39 किलोमीटर है वो कोलकाता से सितवे पोर्ट इन म्यांमार। तो कोलकाता आप देख रहे हैं, ये कोलकाता से सितवे पोर्ट आप देख रहे हैं, ये सितवे पोर्ट, तो ये सितवे पोर्ट म्यांमार में पहले यहाँ से तो सी रूट जाएगा। अब इसके बाद 158 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का कलादान रिवर जो है, यहीं पे देखिए आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही, कलादान रिवर कहाँ है तो याद रखिएगा, सितवे पोर्ट कहाँ है ऐसे पूछ लेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सितवे सितवे पोर्ट से जब वो यहाँ से होते हुए कोलकाता से सी रोड से होते हुए सितवे पोर्ट पहुंचेगा, म्यांमार के सितवे पोर्ट से फिर आगे जाएगा वो कलादान रिवर्स के थ्रू होते हुए, कलादान रिवर होते हुए जाएगा वो इंडस वाटर ट्रांसपोर्ट है वो बन जाएगा। जब यहाँ पे कलादान रिवर होते हुए जो पलेतवा जाएगा, तो पलेतवा से फिर रोड आ जाएगी, 110 किलोमीटर की रोड आगे होगी, जो प्लेतवा से इंडो म्यांमार बॉर्डर जाएगी। इंडो म्यांमार ये बॉर्डर है। ठीक, यहाँ से फिर उसके बाद बॉर्डर NH-24, फिर वो इंडिया में एंटर कर जाएगी 100 किलोमीटर पे। फिर यहाँ से मिजोरम, मिजोरम से फिर अलग अलग इंडिया के स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हम पहुंच जाएंगे। तो हमें बांग्लादेश की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, इसलिए ये प्रोजेक्ट न्यूज में है, क्योंकि बांग्लादेश बहुत न्यूज में था अभी मई जून में, और ये भी चीजें बहुत न्यूज में थी, याद रखिएगा। जो अक्यूज था अभी इसको देखते हैं। दरअसल आपने क्वाड सुना होगा, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का एग्रेशन बहुत बढ़ रहा है। उस एग्रेशन को कम करने के लिए बहुत से ग्रुपिंग अमेरिका ने, अलग अलग रीजनल पावर्स जो इंडो पैसिफिक रीजन में है, उनसे मिल करके उन्होंने उसने चाइना के एग्रेशन को कम करने के लिए ग्रुपिंग बनाई है। उनमें एक ग्रुपिंग जिसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, वो है क्वाड। दूसरा ग्रुपिंग एक और बनाया अमेरिका ने 2021 में, वो ग्रुपिंग क्या था, वो ग्रुपिंग था आपका अक्यूज। ठीक है, AQUS। तो 2021 में अगेन उसने बनाया। तो मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो टाइप है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है। चाइना का अग्रेशन अगेन इंडो पैसिफिक रीजन में कम करना, अक्यूज बनाया गया। कौन कौन मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूनाइटेड स्टेट, मतलब यूनाइटेड किंगडम, मतलब यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया क्वाड का भी मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया यूएस का भी मेंबर है, और यूएस भी क्वाड का मेंबर है। ठीक है, याद रखिएगा। कलेक्टिव सिक्योरिटी है, ठीक है, ये याद रखिएगा कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ। तो उसी में अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली गिलोंग ट्रिटी साइन हुई है। गिलोंग ट्रिटी में क्या हुआ है, ऑस्ट्रेलिया और यूके के बीच में हुआ है, यूएस पार्ट नहीं है, याद रख लीजिएगा। इसमें गिलोंग ट्रिटी को देख लीजिएगा, पिलर 1 इसका नेक्स्ट 50 ईयर्स में ये डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। इंडो पैसिफिक रीजन में अक्यूज न्यूज में भी रहता है, और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। आप बाकी न्यूक्लियर पावर सबमरीन पार्टनरशिप कलेक्टिव ट्रिटी है, आपस में शेयर करेंगे, इस चीज को देख लीजिएगा। ठीक है ना, एंड इट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट विल बी पोजिशन एंड, अच्छा ये आपका चाइना अभी इंडिया के जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जिसे यारलुंग भी कहते हैं, चाइना के तिब्बत में, सॉरी तिब्बत, चाइना का नहीं, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, तो जो वहां फ्लो करती है, वो वहां पे क्या है कि न्यूज सुना होगा आपने कि मेडोग एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाइना बनाने वाला है, जो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट लार्जेस्ट वाटर डैम है। ठीक है ना, ऑलमोस्ट 60 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। चाइना के खुद के जो डैम्स हैं, जो इस समय वर्ल्ड के नंबर 1 है, उन्हें भी ये पीछे छोड़ रहा है। दैट्स व्हाई चाइना कह रहा है इन्हें सुपर डैम। सेक्शन ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, यारलुंग टांगसो जिसे नाम से जानते हैं, ठीक है, यहाँ पे बना रहा है, जहाँ पे रिवर यू टर्न करती है इंडिया में एंटर करने से पहले। ठीक है, नामचा बरुआ के आसपास वहीं पे ही बना रहा है। और ये लोअर जो रीजन है, आपको मेनली ये क्या करेगा, जो कंसर्न इसलिए ज्यादा मनाया जा रहा है क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो आपका डाउन स्ट्रीम के जो
रीजन है, जैसे इंडिया एंड बांग्लादेश हैं, इन रीजन्स में डैम बना लेगा तो पानी को स्टोर करके रखते रहेगा, और जब फ्लड आने वाला होगा, मतलब जब मानसून खूब आ जाएगा, खूब पानी, जैसे अभी मानसून चल रहा है, तो ये डैम भर जाएगा, तो पानी को एकदम से छोड़ देगा। जब पानी एकदम छोड़ देगा तो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, यहाँ बांग्लादेश का रीजन है, तो ये रीजन क्या होगा, यहाँ पे पूरी आसपास फ्लडेड हो जाएगा। इसीलिए इंडिया कंसर्न बना रहा है, कंसर्न उठा रहा है कि भाई आप इतना बड़ा डैम बना रहे हो, वर्ल्ड का इतना पानी स्टोर करोगे, पहली बात तो आप पानी स्टोर कर रहे हो माउंटेन रीजन में, क्योंकि वो हिली रीजन है, माउंटेन का रीजन है, तो टेक्टोनिक एक्टिविटी को और ये बढ़ा देगा। ठीक, पहला कंसर्न। दूसरा कंसर्न क्या है कि आप अचानक से वाटर को छोड़ दोगे, एक्सेस वाटर को, और यहाँ पे फ्लड हो जाएगा, तो हमारा बहुत नुकसान होगा। ठीक है, तो ये कारण, ये कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं। ठीक है ना, बैन कहाँ रहा है, डैम का नाम क्या है, मेडॉक डैम प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा। हो सकता है कि मेडॉक डॉम डैम प्रोजेक्ट, मेडॉक इज न्यूज, तो ये कौन है, तो याद रखिएगा कि चाइना अभी जहाँ ये इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर यूटर्न करती है नामचबर में, वहीं बना रहा है, कितने गीगावाट का, इतने गीगावाट का। कंसर्न्स क्या है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम्स की जो रीजन्स हैं, जैसे अरुणाचल, यहाँ पे फ्लड हो जाएगा और टेक्टोनिक एक्टिविटी को ये बढ़ाएगा, क्योंकि माउंटेन ये ऐसे ही टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है। ठीक है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, पानी भर जाएगा तो टेक्टोनिक एक्टिविटी और बढ़ सकती है ना, हमने पढ़ा था ये चीज। इंडिया कुड रिस्पॉन्ड, अब इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, इंडिया ने काफी रेस किया, लेकिन चाइना मानने को तैयार नहीं है, चाइना कह रहा है कि इससे कोई इशू नहीं होगा, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया 10 गीगावाट का अरुणाचल प्रदेश में भी डैम बना लेगा। पानी आएगा, छोड़ेगा, तो मैक्सिमम पानी को इंडिया स्टोर कर लेगा, मतलब वो नीचे असम में और बांग्लादेश में नहीं जाने पाएगा, तो इंडिया यहीं आसपास अपना भी डैम बना रहा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक, याद रखिएगा। अभी एक जेमू डैम है, जेंगबू डैम जो है उसका अभी समय नंबर 1 पे है, सबसे ज्यादा है, और वो देखिए यहीं पे ही है, ये सारे डैम भी देख लीजिएगा। ठीक है, और ये बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माना जा रहा है इस समय वर्ल्ड का, क्योंकि इसमें कई ट्रिलियन डॉलर्स रुपीज चाइना खर्च कर रहा है। देखिए, जहाँ से डोमेस्टिक यूटर्न करती है इंडिया में, वहीं पे ये बना रहा है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कहाँ बना रहा है। ठीक है, और जो गॉर्ज हैं, 3 गॉर्ज हैं, वो इस समय वर्ल्ड के लार्जेस्ट हैं, उनको ही रिप्लेस ये कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और वन वन बेल्ट ब्रॉडर, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसी के अंतर्गत ये किया जा रहा है। दरअसल चलिए, ये हो गया। ठीक है, वी डन मैक्सिमम थिंग्स, कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा टाइम ब्रेक्स को देंगे, उसके बाद चीज़ें खत्म है। ठीक, वी डन। दरअसल अफ्रीका के साथ पार्टनरशिप करने के लिए इंडिया ने एक कंपाला प्रिंसिपल लॉन्च किया था 2028 में, तो ये कंपाला प्रिंसिपल को आप यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, जो इंडिया कि अफ्रीका आपके न्यूज़ में, आपके पेपर में बहुत आता है, तो कंपाला प्रिंसिपल पूछ सकता है। तो कंपाला प्रिंसिपल क्या है, इंडियन पीएम ने किया था फॉर इंडिया एंड द अफ्रीका के पार्टनरशिप में, डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप सबको किया जाएगा। एशिया अफ्रीका ग्रोथ को ग्रोथ कॉरिडोर को लॉन्च किया था किसने, इंडिया और जापान ने मिल करके। तो पूछ सकते हैं आपको, AAGC किसने स्टैब्लिश किया, तो अफ्रीका, जापान और इंडिया ने मिलकर किया। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर लॉन्च बाय द इंडिया टू इनहेंस द कोऑपरेशन विद द अफ्रीकन कंट्रीज, पार्टनरशिप विद द जापान। ठीक है, इंडिया टेक्निकल टेक्निकल ये सारी सपोर्ट हैं जो इंडिया अफ्रीका को कर रहा है। ठीक है, एक ये कंपाला प्रिंसिपल के थ्रू अपने सपोर्ट को बढ़ा रहा है, मतलब यही प्रिंसिपल इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है अफ्रीका को लेकर के उन्हें गाइड कर रही है। ठीक, और ये एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है जो जापान के साथ इंडिया कर रहा है, ताकि अफ्रीका का ग्रोथ हो सके, क्योंकि बहुत बैकवर्ड नेशन है, कंट्रीज हैं यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट में। इंडिया टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेगा इंडिया। ह्यूमन असिस्टेंस रिलीफ दे रहा है इंडिया, मोजाम्बिक को दे चुका है। ठीक है, मेडागास्कर को दे चुका है। ये रीड कर लीजिए, ये कंपाला प्रिंसिपल को देख लीजिएगा। एड्रेस द क्लाइमेट चेंजेस की टारगेट को, फ्री एंड ओपन ओशियन फॉर ऑल, मतलब मैरीटाइम सिक्योरिटी, इनहेंस द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इंटेंसिफाई द डीपन द एग्रीकल्चर इंडियन एंगेजमेंट, और ये सारी चीजें देखिएगा। ठीक है ना, 10 प्रिंसिपल्स को देख लीजिएगा। अब ये ब्रिक्स समिट देखते हैं, उसके बाद हम यहाँ एंड करेंगे। इंडिया यूके जो अभी एफटीए, तो देखिए हमने उसको भी कवर किया, ये आप देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। अभी एफटीए साइन हो गया, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ये ब्रिक्स का हम तुरंत कवर करते हैं और फिर एंड करते हैं अपने सेशन का। वो अभी रिसेंटली ब्रिक्स का समिट हुआ है, 17 समिट हुआ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी गए थे। ठीक है, ब्राजील में हुआ था। फिर उसके बाद वो उधर से कई, ऑलमोस्ट मुझे लगता है
5 नेशंस के ट्रिप में थे और 5 के पांचों नेशन में उन्हें वहाँ की जो सिविलियन अवार्ड होता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, वो उन्हें दिया गया था। हमारी अभी अवार्ड की सीरीज आएगी, इसके बाद जस्ट वो वीडियो अपलोड होगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर को जो इन 5 नेशंस में जो 5 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन नेशंस के हैं जहाँ गए थे ट्रिप में, वो क्या क्या अवार्ड हैं, कौन किन किन नेशंस ने दिया, वो सब हम वहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपको चीज़ें हेल्पफुल लग रही हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो सबमिट हुआ था 6 एंड 7 जुलाई में हुआ था, मैंने बताया था आपको। थीम क्या थी? स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल साउथ। ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्रिक्स जनरली पहले ब्रिक था, मतलब एस नहीं था ओरिजिनली, और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी ऑलमोस्ट 2001 में स्टैब्लिश नहीं, इसकी एक थिंक किया गया था इसके बारे में। गोल्डमैन सैच्स ने कहा था कि जो आगे की जो ग्लोबल इकोनॉमिक पावर है वो रशिया है, ब्राजील है, इंडिया है और चाइना है। इन 4 नेशन को इकोनॉमिक पावर 2001 में कहा गया था। किसने कहा था? ग्लोबल सैचमैन ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि इन चारों को मिल करके एक ग्रुपिंग बनानी चाहिए। इन नेशंस के लीडर्स ने सुना, देखा और मिल करके वो ग्रुपिंग बना दिया। ये स्टेटमेंट उसी चीज को कर रहा है। ठीक, फिर उसके बाद ब्रिक 2006 में सबमिट हुआ, ब्रिक बना दिया गया, फॉर्मली ब्रिक की ग्रुपिंग हुई। ठीक, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना मिले। मीटिंग लीडर्स की हुई, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग में। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद होती गई अलग अलग मीटिंग। ठीक है, और उसके बाद अभी रिसेंटली ब्रिक्स का एक्सपेंशन किया गया। उससे पहले पहले 2010 में साउथ अफ्रीका को ऐड कर लिया गया, तो पहले ब्रिक था। ठीक, फिर एस साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो ब्रिक्स हो गया। 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा, याद रखिएगा। अकॉर्डिंगली साउथ अफ्रीका अटेंड द थर्ड ब्रिक समिट इन द साइना। ठीक है, अभी रिसेंटली 2024 में जिन्हें जिन्हें ऐड किया गया है वो याद रखिएगा। इजिप्ट को ऐड किया, इथोपिया को, ईरान को एंड यूएई को। फुल मेंबर्स बन चुके हैं ये 2024 से। ठीक है, और इन जनवरी 2025 में इंडोनेशिया ने भी ज्वाइन कर लिया ब्रिक्स को। तो किस किस ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखिए 2024 में इजिप्ट, ईरान, इथोपिया इन्होंने ज्वाइन किया, यूएई ने ज्वाइन किया, और 2025 में अभी इंडोनेशिया ने भी ज्वाइन कर लिया ब्रिक्स को फुल मेंबर। वाई बेलारूस, बोलिविया और कजाकिस्तान, क्यूबन, मलेशिया पार्टनर कंट्रीज है। तो कौन पार्टनर कंट्रीज है? ये जो 4th पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, और ये देखिए रिसेंट जो सबमिट हुए हैं, ये सबमिट के बारे में है। पुराने सबमिट, क्योंकि कई बार पूछ सकता है पहला सबमिट कब हुआ था, तो पहला सबमिट हुआ था रशिया में। अभी रिसेंट का सबमिट भी जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ था? वो आपका सबमिट हुआ था ब्राजील में। ठीक है, याद रखिएगा, ये नेशंस हैं। ठीक है, ये नेशंस हैं। ठीक, तो होप करते हैं कि आपको ये चीजें हेल्पफुल लगी हैं। लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। हेल्पफुल लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें इस पीडीएफ को लेने के लिए। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू।